हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, वर्ग 11 की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसके पहले वीडियो में मैं वर्ग 11 का सिलेबस अपलोड कर चुकी हूँ। मैं वर्ग 11 और वर्ग 12 की समाजशास्त्र की शिक्षिका हूँ और वर्ग 11 और वर्ग 12 के समाजशास्त्र की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए, आज हम समाजशास्त्र कक्षा 11 की पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय की पहली इकाई समाज और समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज हम समाज की परिभाषाएं एवं समाज की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसलिए समाजशास्त्र को समझने से पहले हमें समाज को समझना होगा। समाज शब्द से हम लोग इतने अधिक परिचित हैं कि हमें लगता है कि समाज को समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोगों को कहते सुना होगा, समाज के चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, समाज में रहने लायक बनो, समाज के कायदे में रहो इत्यादि। एक सामान्य व्यक्ति समाज को कुछ व्यक्तियों का समूह समझते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय रूप में समाज का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जाता है। प्रतिदिन हम कितने समाजों के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं, जैसे शिक्षक समाज, श्रमिक समाज, कृषक समाज इत्यादि। लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो इनमें से कोई भी समाज नहीं है। समाज शब्द का प्रयोग एक निश्चित अर्थ में ही किया जाता है। तो आइए समाजशास्त्रीय परिभाषाओं को जानते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाएं: व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। प्रोफेसर राइट के अनुसार समाज की परिभाषा: समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। इस परिभाषा के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के समूह के बीच जो संबंध है उन संबंधों की व्यवस्था या सिस्टम को समाज कहते हैं। समाज की तीसरी परिभाषा: समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज की यह परिभाषा समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज ने दिया है। सभी मनुष्य आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मान लिया जाए मोहन एक लड़का है, उसके पिता हैं, भाई हैं, माता है, बहन है, पड़ोसी हैं और दोस्त हैं, विद्यालय में सहपाठी और शिक्षक हैं। यहाँ मोहन इन सबसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। मोहन अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ उसका संबंध डॉक्टर और मरीज का होगा। अगर मोहन दुकानदार या सब्जी वाले से सामान या सब्जी खरीदता है तो वहाँ उसका संबंध क्रेता और विक्रेता का होगा। मोहन बोर्ड की परीक्षा देता है तो बोर्ड के अन्य छात्रों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब मोहन हर किसी से विभिन्न किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है या संबंधित है। अब मोहन जिन जिन लोगों से जुड़ा हुआ है या संबंधित है वो लोग भी किसी और लोगों से जुड़े हुए हैं या संबंधित हैं। इस प्रकार सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार इन संबंधों का एक जाल सा बन गया है और इन्हीं संबंधों के जाल को मैकाइवर एवं पेज ने संबंधों के जाल को मैकाइवर एवं पेज ने समाज कहा है। दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक इत्यादि अनंत प्रकार की आवश्यकताएं हैं और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दूसरे मनुष्यों से संबंधित रहता है। यह संबंध अनियंत्रित नहीं होता है बल्कि व्यवस्थित होता है और इन्हीं व्यवस्थाओं को हम समाज कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्यों या व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं उन संबंधों की जो व्यवस्था होती है उसी को हम समाज कहते हैं। र्यूटर के अनुसार समाज की परिभाषा: समाज वह अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों में एवं उन सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। र्यूटर ने समाज को एक अमूर्त व्यवस्था माना क्योंकि इसका निर्माण समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था से होता है और यह संबंध अमूर्त होते हैं।
जिसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। आशा है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि समाज व्यक्तियों के समूह को नहीं कहा जाता, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था या सिस्टम को हम समाज कहते हैं। समाज की विशेषताएं: 1. पारस्परिक निर्भरता। 2. समाज अमूर्त है। 3. समाज संबंधों की एक व्यवस्था है। 4. समाज में समानता व भिन्नता। समाज में समानता, समाज में भिन्नता। 5. अन्योन्याश्रितता। 6. समाज में निरंतरता। 7. समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। 8. समाज परिवर्तनशील एवं जटिल है। 9. समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज में सहयोग: ए. प्रत्यक्ष सहयोग, बी. अप्रत्यक्ष सहयोग। समाज में संघर्ष: ए. प्रत्यक्ष संघर्ष, बी. अप्रत्यक्ष संघर्ष। आइए इन विशेषताओं को विस्तार से जानते हैं। पारस्परिक निर्भरता: दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यही निर्भरता सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है। 2. समाज अमूर्त है। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, अतः यह अमूर्त अथवा अदृश्य है। 3. समाज संबंधों की एक व्यवस्था है। मनुष्य आपस में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही पारस्परिक निर्भरता सामाजिक संबंध बनाती है। यह संबंध व्यवस्थित तरीके से चलता है, इसलिए समाज संबंधों की एक व्यवस्था है। 4. समाज में समानता व भिन्नता। समाज में समानता: समाज सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए व्यक्तियों के बीच कुछ समानताएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक फल बेचने वाले और एक फल खरीदने वाले व्यक्ति के बीच क्रेता और विक्रेता का संबंध स्थापित होता है। इस आर्थिक संबंध को बनाने के लिए दोनों में एक समानता विकसित हुआ जो फल से संबंधित है। दूसरा, समाज में भिन्नता: मानव समाज में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसी के आधार पर निरंतरता संभव होती है। समाज में अनेक प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, जैसे लिंग आधारित भिन्नता, प्रजाति या जातीय भिन्नता, शिक्षा में भिन्नता, योग्यता में भिन्नता, पेशे में भिन्नता इत्यादि। इन विभिन्नताओं के कारण ही समाज के विभिन्न कार्य चलते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति किसान हो गया तो हमें शिक्षा कौन देगा, हमारे कपड़े कौन सिलेगा, हमारा घर कौन बनाएगा। या प्रत्येक व्यक्ति अगर शिक्षक बन गया तो हमें अनाज और फल कहाँ से प्राप्त होंगे, हमारे देश को कौन चलाएगा। इसलिए समाज में भिन्नता का रहना भी आवश्यक है। 6. अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता का अर्थ है दूसरों पर आश्रित रहना। हमें अपनी शैक्षिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार अन्योन्याश्रितता भी समाज की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, बचपन में व्यक्ति असहाय होता है और अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हो जाती हैं और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहने लगता है। चूँकि एक अकेला व्यक्ति अपनी जरूरत का सारा सामान स्वयं नहीं तैयार कर सकता, इसलिए अन्योन्याश्रितता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 6. समाज में निरंतरता। समाज व्यक्तियों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। कुछ व्यक्ति या पीढ़ी समाप्त होते हैं तो नए व्यक्ति या नई पीढ़ी का निर्माण होता है। इस प्रकार समाज में संबंधों की व्यवस्था कायम रहती है और समाज में निरंतरता बना रहता है। 7. समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। मैकाइवर पेज के अनुसार जहाँ जीवन है वही समाज है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में भी जागरूकता होती है, अतः उनमें भी समाज पाए जाते हैं। लेकिन समाज शास्त्र में केवल मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। 8. समाज परिवर्तनशील एवं जटिल है। मैकाइवर पेज के अनुसार समाज सदैव परिवर्तित होता रहता है। समाज में अनेक कारकों जैसे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि कारणों से बदलाव होते रहते हैं। 9. समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं।
समाज में सहयोग। समाज में सहयोग अति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अकेले नहीं कर सकता। सहयोग दो प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष सहयोग, जब कुछ व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं, जैसे एक क्रिकेट टीम का खिलाड़ी। दूसरा, अप्रत्यक्ष सहयोग, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति कुछ व्यक्ति अलग अलग कार्य करके करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग करते हैं। जैसे कपड़े बनाने की एक कंपनी, कपड़े डिजाइन करने से लेकर तैयार करने में अलग अलग व्यक्तियों का हाथ होता है, पर उसके उद्देश्य एक ही होते हैं, कपड़ा तैयार करना। इस प्रकार का सहयोग अप्रत्यक्ष सहयोग का एक उदाहरण है। समाज में संघर्ष। समाज में संघर्ष होना भी आवश्यक है। संघर्ष भी दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष, यह वह संघर्ष है जिसमें संघर्ष करने वाला व्यक्ति आमने सामने होता है, जैसे दो सेनाओं का युद्ध, दो व्यक्तियों या समूहों के बीच मारपीट इत्यादि। समाज में शोषण और अन्याय की समाप्ति संघर्ष द्वारा ही होती है। अप्रत्यक्ष संघर्ष, यह वह संघर्ष है जिसमें संघर्ष करने वाला व्यक्ति या समूह आमने सामने नहीं होता। उदाहरण स्वरूप एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अनेक छात्र, इनमें आपस में अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है जिसके परिणाम स्वरूप योग्य उम्मीदवारों का चयन होता है। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम इन निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। समाज और एक समाज में समाज और एक समाज में अंतर, समाज के प्रकार, समाज के विभिन्न परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी, समूहवादी एवं बहुलवादी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक्स।